हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में अध्ययन करेंगे लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु जनन क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार लघु बीजाणु का क्या करती है? निर्माण करती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को या परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु जनन क्रिया से चार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये चार लघु बीजाणु हैं और ये चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित होकर ये पराग चतुष्क व्यवस्था बनाते हैं। ये चतुष्क व्यवस्था है, अर्थात इनके बीच में एक कैलोज परत का क्या होता है? निर्माण होता है। ये कैलोज परत है। पराग कणों के बीच में एक कैलोज परत पाई जाती है। इस कैलोज परत के द्वारा ये जुड़े होते हैं, अर्थात एपिडर्म के द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम होता है, जो आप पहले भी पढ़ा है। कैलेज एंजाइम होता है, इस कैलोज परत का अपघटन कर देता है, जिससे परागकण क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो ये कैलोज परत है और कैलेज एंजाइम इसका अपघटन करेगा, जिससे परागकण मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इसे ही एक प्रकार से क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन। यानी इसका कैलेज एंजाइम अपघटन करेगा, जिससे ये परागकण बाहर आ जाएंगे और ये एक प्रकार से क्या है? लघु बीजाणु जनन है। अर्थात हम कह सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन क्रिया से बने परागकणों की व्यवस्था निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, चतुष्फलकीय अवस्था। चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, जो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इस व्यवस्था में क्या होता है? द्विबीजपत्री पादपों में होती है, अर्थात इस व्यवस्था में क्या होता है कि एक ही तल में इस व्यवस्था में किस प्रकार से होगी वो देखेंगे। ये एक प्रकार से चतुष्फलकीय व्यवस्था है, अर्थात इस व्यवस्था में क्या होता है? तीन परागकण होते हैं जो सामने से दिखाई देते हैं, चौथा इनके पीछे होता है। इस व्यवस्था को कहा जाता है चतुष्फलकीय व्यवस्था। ध्यान रखें। और एक किनमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इनमें हम एक सामने से देखें तो तीन परागकण दिखाई देंगे, चौथा इनके क्या होता है? पीछे होता है। इस व्यवस्था को कहा जाता है चतुष्फलकीय। और एक किनमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। नंबर 2, समद्विपार्श्विक व्यवस्था होती है। ये एक प्रकार से एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि चारों परागकण होते हैं जो सामने से एक ही तल में दिखाई देते हैं। ये व्यवस्था क्या होती है? समद्विपार्श्विक। ध्यान रखें, समद्विपार्श्विक है। इसके अंदर चारों एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं। आप चतुष्फलकीय नाम पढ़ रहे हो कि ऐसे इसको चतुष्फलकीय नहीं मानना है, क्योंकि इसमें क्या चौथा पीछे होता है। समद्विपार्श्विक में चारों सामने से दिखाई देते हैं, अर्थात ये किनमें पाई जाती है? एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इसी प्रकार से जैसे ड्रोसेरा है, टाइफा है, ड्रोसेरा है, इसके अंदर परागकण संयुक्त होकर एक प्रकार से क्या बनाते हैं? संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं। जबकि यदि हम बात करें कि आर्क होता है, आर्क है, आर्किड है,
आर्क आर्किड, ध्यान रहे इसके अंदर परागकण जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, अर्थात ये संरचना है जिसे हम बोलेंगे पॉलिनियम। ये पॉलिनियम है अर्थात परागपिंड बोलेंगे, ये परागपिंड है। परागपिंड ध्यान रखें, ये किस में पाया जाता है? आर्क और आर्किड में। परागपिंड या पॉलिनियम के नाम से जानते हैं, ये परागकणों की व्यवस्था है और ये किस में पाई जाती है? आर्क व आर्किड में पाई जाती है, जिसे हम पॉलिनियम बोलते हैं या एक प्रकार से परागपिंड के नाम से जानते हैं, पॉलिनियम। तो ये व्यवस्था एक प्रकार से आर्क और आर्किड में होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होगा। परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होगा, अर्थात प्रश्न ये भी बन जाता है परागकोश के स्फुटन में एंडोथीसियम की भूमिका क्या है, क्योंकि आपने परागकोश की संरचना पढ़ी थी और उस परागकोश की संरचना में एंडोथीसियम के बारे में आपको बताया गया था कि एंडोथीसियम की क्या भूमिका होती है। जैसे ये परागकोश की संरचना है और इस परागकोश की संरचना में ये क्या है? परागपुट, ये बाह्य त्वचा है और ये इसके नीचे एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम। और यहाँ कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें स्टोमियम कोशिकाएं बोलेंगे। ये स्टोमियम कोशिकाएं हैं, स्टोमियम कोशिका ध्यान रखें। स्टोमियम कोशिका या जिसे कहा जाता है ओस्ट कोशिका बोलते हैं, ओस्ट कोशिका ध्यान रखें। ये सबसे बाहर आपको बताया गया था बाह्य त्वचा है। उसके बाद में ये क्या है? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। और उसके बाद में ये मध्य पर्दे और टेपिडम है, ये टेपिडम है और ये है मध्य पर्दे। परागकोश का स्फुटन क्या है, हम बात ही करने जा रहे हैं परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन परिपक्व परागकोश के फटने की क्रिया को परागकोश का स्फुटन बोलते हैं। अर्थात परागकोश के स्फुटन में स्टोमियम कोशिकाओं की भूमिका होती है, एंडोथीसियम की भूमिका होती है। मुख्य रूप से एंडोथीसियम व स्टोमियम कोशिका की भूमिका होगी। जब परागकोश परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद में मध्य परतें और टेपिडम क्या हो जाते हैं? इसमें परागकण भरे हुए, मध्य परत और टेपिडम नष्ट हो जाता है, जिससे केवल क्या बच जाती है? बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम शेष रह जाएगी, यानी मध्य परत और टेपिडम नष्ट हो जाती है, जिससे दोनों ओर के परागकण होते हैं, परागकोष्ठों के जो परागकण एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं। अर्थात इसमें क्या बच जाती है? ये बाह्य त्वचा और ये बच जाती है एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम है, ये दो बच जाती हैं और ये परागपुटे हैं जिनके बीच का ये पट भी नष्ट हो चुका है और परागकण एक दूसरे के संपर्क में आ चुके हैं। इसमें एंडोथीसियम और बाह्य त्वचा शेष रह जाती है। अर्थात उसके बाद में क्या होता है? आपने पहले भी बताया गया था कि एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं जो आर्द्रता ग्राही होती है, जो नमी को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। अर्थात जब परागकोश के स्फुटन के समय कि इस एंडोथीसियम की कोशिकाओं से जल का ह्रास होता है, अर्थात जल की क्या होती है? कमी होती है। जब जल की कमी होती है तो इनकी कोशिकाओं की वृद्धि सिकुड़ने लगती है, जिससे स्टोमियम कोशिकाओं पर, ये स्टोमियम कोशिकाएं हैं, स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है, ये स्टोमियम कोशिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे ये एक दूसरे से दूर दूर क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं, अर्थात परागकण बाहर आ जाते हैं। इसे बोलते हैं परागकोश का स्फुटन। ये परागकण बाहर आ चुके हैं, यानी स्टोमियम कोशिका एक दूसरे से दूर दूर हट जाती है और परागकण बाहर आ जाते हैं, इसे परागकोश का स्फुटन कहा जाता है। तो ये अपना है परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होगा, अर्थात ये परागकण बाहर आ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम जो बात करेंगे तो इसी परागकण की संरचना की बात करेंगे, यानी लघु बीजाणु परागकण की संरचना
क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।